हेलो फ्रेंड्स, आरके कंप्यूटर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022-23 के मैथ के प्रैक्टिस सेट 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने मैथ का 3 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया हुआ है। यदि आपने उन वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो आप उसे प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है? दो क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुना से 5 अधिक है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 अधिक है। तो पहली संख्या का 3 गुना मतलब पहला ऑप्शन लेते हैं तो 5 तियां 15 और 6 दूनी 12। ये 5 अधिक नहीं है तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा लेते हैं 6 त्रिक 18 और 7 दूनी 14। यह भी आपका इससे 5 अधिक नहीं है तो यह भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन लेते हैं 7 त्रिक 21 और 8 दूनी 16, यानी 21 16 से 5 अधिक है तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया, इसको सॉल्व करके हमको इसका उत्तर लेके आना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो -33 और +25 क्या हो गया? -8 और बाहर भी माइनस है मतलब यह प्लस हो जाएगा। तो 20 और प्लस में 8 बराबर कितना हो गया? 28। यहाँ पे आ गया। अब ये भागा है तो भागा लिख देंगे। यहाँ पर देखिए -5 और गुणे 4 तो -20 हो गया और ये अंदर जब माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। तो -20 और +6 यहाँ पर जब घटाएंगे हम तो क्या आ जाएगा? -14 आ जाएगा +56। अब इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? -27 और +13। तो इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -14। मतलब यहाँ -14 से 28 में भाग देना है तो 2 बार में कट जाएगा और यहाँ माइनस आ जाएगा। और यह अभी आपका 14 चौके 56, यहाँ -4 आ जाएगा। जब इसको भाग देंगे आप 28 बटा -14 ऐसे करके और भागा 56, यहाँ प्लस है 56 बटा -14। तो यहाँ पर आपका -2 आ जाएगा और यहाँ पर -4 आ जाएगा बराबर -6 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? -6। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। 72 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 12 6 7, दूसरे में 6 2 और 7, तीसरे में है 12 7 और 3 और चौथे में है 72 और 84। तो यहाँ पे हमको एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 72 और 84। तो 12 6 72 और 12 7 84। तो ये 12 तो कॉमन हो गया तो 12 × 6 × 7 यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे आप शुरू से निकालते आए हैं 12 6 72 और 12 7 84। तो 12 × 6 × 7 ये हमारा एलसीएम हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं हम। चौथा प्रश्न क्या है? एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी? संख्या दिया है यहाँ पर अशिक्षित का और प्रतिशत दिया है शिक्षित का। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर 62% शिक्षित हैं तो अशिक्षित कितने हुए? बचे हुए 38%। तो 24,567 की तुलना किससे करेंगे? 38 से। चूंकि ये अशिक्षित लोग हैं और अशिक्षित का प्रतिशत कितना है? 38 है। निकालना है हमको शिक्षित निकालना है। तो शिक्षित कितने हैं? 62%। काट देंगे 19 दूनी 38 और 19 से कम 19, यहाँ पर आपका बच गया 55। 19 दूनी 38, 17, 19 नवा 171 और 19 तियां 57। ये 19 से कट गया पूरा। अब इसको हम 2 से काट देंगे, 2 तियां 6 और 2 1 कम 2। यहाँ पे 12 93 गुणे 31, इसका हम गुणा कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? तो 31 तियां कितना होता है? 93, 3 हो गया, यहाँ 9 हासिल हो गया और 31 नवा मतलब 3 9 27, 270 और 9 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 279 और 9 यहाँ पे और बचा हुआ है तो 279 में 9 ऐड करेंगे 288, 8 हो गया, यहाँ 28 हमारा हासिल हो गया। और 31 दूनी 62, 62 8 70 और 20 90, 0 हासिल हो गया 9। 31 1 कम 31 और 9 कितना हो गया? 40, मतलब 40,083 ये हमारा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी 40,083 ये हमारा राइट आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है। रेत और रोड़ी
इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 41:30। फिर कह रहा है जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। रोड़ी और सीमेंट कितना है 6:7 है। तो हमको निकालना है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात। तो सबसे पहले हम तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं। तो रेत हो गया और रोड़ी हो गया और सीमेंट हो गया, इन तीनों का हम अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोड़ी और रोड़ी ये कॉमन है, तो इसका यहाँ पे अनुपात 30 है और इसका यहाँ पे अनुपात कितना है 6 है। तो सबसे पहले इसका गुणा करके हम रोड़ी जो है उसके नीचे लिख लेंगे। तो 6×3 18 180 हो गया। अब हमको रेत निकालना है, इसका अनुपात 41 है, तो नीचे के कॉमन से गुणा 6 कम 6 और 6 चौक 24 246 आ गया। सीमेंट निकालना है, सीमेंट का नीचे अनुपात है, ऊपर के कॉमन से गुणा, तो 7×3 21 210 आ गया। हमको निकालना क्या है यहाँ पे देखिए रेत और सीमेंट का अनुपात। रेत और सीमेंट का अनुपात यानी कि 246:210। इसको काट देंगे, सॉरी जीरो नहीं कटेगा यहाँ पे, 3 से काटेंगे। तो 3 8 24 और 3 दूनी 6, 3 7 21, यहाँ पे 70 हो गया और ये 82 हो गया। अभी यह 2 से कट जाएगा, तो 2 चौक 8 2 1 कम 2 और 35 दूनी 70 यानी कि 41:35। 41:35 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता। किलोमीटर प्रति घंटे में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई? तो वास्तविक गति हमें बताना है। तो ऑप्शन से इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और ऑप्शन में वास्तविक गति दिया हुआ है, तो हम वास्तविक गति को लेके चलेंगे और 96 किलोमीटर हमें दूरी दिया गया है। हम समय निकालेंगे जिसमें हमारा समय वास्तविक गति और बाद की गति में 2 घंटे का आ जाएगा, वही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन 12 लेके चलते हैं। तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितना है 96 और चाल है 12 अगर हम मानते हैं, तो 12 8 96, यहाँ 8 घंटा आ गया। अब यही 4 किलोमीटर धीमे कर देता है, मतलब कि अगर 96 और 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है तो यहाँ पे आ गया आपका 12 घंटा। इसके बीच 4 घंटे का अंतर है, मतलब यह ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 18 दिया हुआ है। 18 को अगर लेके चलते हैं तो 96/18, 18 × 5 90, मतलब यहाँ पे आपका दशमलव में उत्तर आएगा, तो यह ऑप्शन तो होगा ही नहीं। तीसरा लेते हैं 16। दूरी है 96 और पहली चाल है 16, तो 16 छक्का 96 यानी कि 6 घंटा आ गया। अब अगर 4 किलोमीटर घटा देते हैं तो 96/12, 12 8 96, मतलब कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 घंटा समय लगा। तो जब 4 किलोमीटर घटा दिया तो 8 घंटा लगा और पहले 6 लगता था, इसके बीच का अंतर 2 घंटे का है, मतलब यही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो जिस ऑप्शन में 16 लिखा है वही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से दौड़ने पर 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है। यदि उसी दूरी को 8 घंटों में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो सबसे पहले तो हम दूरी निकालते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 48 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 10 घंटा। आ गया हमारा 480 किलोमीटर, यह दूरी आ गया। अब कह रहा है यदि वह 8 घंटे में पूरा करे, अगर उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा किया जाना हो तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? अब यहाँ पे चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है 480 और समय कितना यहाँ पर दे रहा है 8 घंटा, तो 8 छक 48 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु को रुपये 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो 25% की हानि कब हो रही है? जब उसे 2400 में बेच रहा है। तो 2400 में बेच रहा है मतलब वह 75% पर ही बेच रहा है, क्योंकि उसे 25% की हानि हो रही है। तो 2400 की तुलना किससे करेंगे 75 से करेंगे। निकालना है कि
25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? 25% का लाभ मतलब 125 हमको निकालना है। 25 तियाँ 75 और 25 पंचे 125, 3 अट्ठे 24 और 8 पचे 40, मतलब 4000 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 9वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 संख्याओं w, x, y और z को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात कीजिए। परास बराबर होता है सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी। तो यहाँ पर दे रहा है w, x, y और z। इन तीनों में से कह रहा है कि शुरुआत के 3 का औसत 22 है और अंतिम के 3 का औसत क्या है? 28 है। तो हम तीनों का इसका योगफल निकाल लेंगे। तो w प्लस में x प्लस में y, इसका योगफल कितना हो गया? 22 तियाँ 66। ये हो गया पहला समीकरण। इसका योगफल निकालेंगे तो यहाँ हो गया हमारा x प्लस y प्लस z बराबर कितना हो गया? 8 त्रिक 24 और 3 अठे 24 और 3 दूनी 6 दो 8, 84 हो गया। दूसरा समीकरण हो गया। हमको निकालना है यहाँ पर परास, मतलब w माइनस z माइनस w निकालना है हमको। तो हम दूसरे में से पहले समीकरण को घटा देंगे। यहाँ पर हो गया आपका w प्लस में x प्लस में y बराबर 66। यहाँ पर माइनस हो गया, घटाना है हमको। पहला समीकरण था तो यहाँ पर यह दोनों कट जाएगा, मतलब x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। आपका यहाँ पर बचेगा z प्लस में है और w माइनस में है, बराबर कितना आ गया? यहाँ पे घटाएंगे आप तो यहाँ पर आपका हो गया 14 में से 6 गया 8 हो गया और यहाँ पर 1 18 आ गया। तो z माइनस w यही हमारा परास हो गया। परास मतलब z सबसे बड़ी माइनस सबसे छोटी, क्या आ गया? 18। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 5 छात्रों के समूह ने एक परीक्षा दी। एक और छात्र बाद में परीक्षा देने के बाद समूह में शामिल हो गया। उसके अंकों को शामिल करने से समूह के औसत अंकों में 2 अंक की वृद्धि हो गई। उसे शामिल किए बिना औसत अंकों से इस छात्र ने अंक अधिक प्राप्त किए, मतलब कितने अंक अधिक प्राप्त किए, औसत से ये हमें ज्ञात करना है। तो 5 छात्रों ने पहले परीक्षा दी तो इनका औसत हम मान लेते हैं क्या था? x था। तो अगर औसत x है तो योगफल कितना हो जाएगा? ये आपका औसत है तो योग कितना हो जाएगा? योगफल हो गया आपका 5x, क्योंकि इसमें गुणा कर देंगे संख्या से, तो 5x हो गया। अब कह रहा है कि एक छात्र और आ गया, यानी अब कितने छात्र हो गए? 6 छात्र हो गए। तो इनका औसत, जो औसत पहले था उससे 2 बढ़ जाता है, तो औसत कितना हो गया? x प्लस 2 हो गया, ये औसत हो गया। तो इनका योगफल क्या हो जाएगा? इससे गुणा कर देंगे तो 6x और प्लस में 12, यह 6 छात्रों का योगफल हो गया। अब कह रहा है उस लड़के ने इस औसत से कितना अधिक अंक प्राप्त किया। तो लड़के का अंक निकालने के लिए जो योगफल है टोटल, उसमें से हम इन 5 छात्रों का योगफल घटा देंगे तो लड़के का अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 6x प्लस में 12 में से इसको हम घटा देते हैं, मतलब 5 छात्रों का हम जो योगफल है उसको घटा देते हैं तो 6वें छात्र जो बाद में आया है उसका अंक प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आ गया x प्लस में 12। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि अंक, औसत अंकों से इस छात्र ने कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो औसत हमने क्या माना था? x माना था, तो x से कितना अधिक है? यहाँ पे 12 अधिक है। तो ऑप्शन सी वाला हमारा राइट आंसर है, इसमें 12 आंसर दिया गया है। तो 12 अंक इसने अधिक प्राप्त किए औसत से, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है। तो डी 18 दिन में करता है और ई है उसी कार्य को आधे दिन में, मतलब कि यह 9 दिन में करता है। तो इन दोनों का हम एलसीएम अगर लेंगे तो 18 आ गया। 18 से 18 में जब हम भाग देंगे तो 1 आएगा, यानी डी का 1 दिन का कार्य हो गया 1 और ई का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 2 हो गया। 18 में हम 9 से जब भाग देंगे तो 2 आएगा। अब कह रहा है यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो वे कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। तो दोनों एक साथ निकाल लेते हैं। तो d प्लस ई का 1 दिन का कार्य कितना हो गया? 3 हो गया। इसको हम ऐड करेंगे, 2 1 3 हो जाएगा। अब टोटल वर्क, ये जो बीच वाला हम एलसीएम निकालते हैं, ये हमारा होता है टोटल वर्क कितना है? 18। और 1 दिन में दोनों कार्य करेंगे 3, तो कितने दिन में समाप्त होगा? 18/3, 3 6 18, यानी कि 6 दिन। यही हमारा राइट आंसर हो गया, 6 दिन
ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है अजय और विजय किसी काम को क्रमशः 70 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। तो अजय मतलब ए, ये 70 दिन में करता है, और विजय मतलब बी, ये 60 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम हो गया 420। एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो 6 कार्य करेगा, और यह एक दिन में कितना कार्य करेगा, 7 कार्य। इससे इसमें भाग देंगे 6 आएगा, और इससे इसमें भाग देंगे तो 7 आएगा। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और कुछ समय बाद अजय काम छोड़कर चला जाता है। तो पहले वो एक साथ काम करते हैं, तो अजय प्लस में विजय, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना कार्य करेंगे एक दिन में, 13 कार्य करेंगे एक दिन में। अब कहता है अजय काम छोड़कर चला जाता है, विजय ने शेष काम को 47 दिनों में पूरा किया। तो अजय ने काम कब छोड़ा, ये हमको निकालना है। तो 47 दिन तो विजय ने काम किया अंत में, तो 47 से जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो हमको ये कार्य निकल जाएगा कि विजय ने कितना कार्य किया था। तो यहाँ पर हम 7 से इसमें 47 में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 सते 49 और 7 चौक 28 4 32, यानी कि कितना आ गया 329। ये कार्य है जो बचा हुआ था और इसको विजय ने किया था 47 दिन में। अब इसको हम 420 में से घटा देते हैं, तो 420 में से हम क्या करेंगे, 420 में से हम 329 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, और यहाँ 11 में से 2 गया 9। 91 कार्य बचा हुआ था, मतलब 91 कार्य करने के बाद अजय काम छोड़ के चला जाता है। तो यह 91 कार्य दोनों ने साथ मिलकर किया था। तो 91 में हम क्या करेंगे, 13 से भाग देंगे, 13 सते 91, मतलब 7 दिन तक दोनों ने काम साथ में किया था, और उसके बाद अजय काम छोड़ के चला गया था। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, 7 दिन बाद, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करें। तो 4 वर्ष और 8 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, PRT/100। तो दोनों में PRT/100 रहेगा, PRT/100। यहाँ पर T का वैल्यू कितना हो जाएगा, दूसरे में कह रहा है 8 और पहले में कितना कह रहा है समय, 4 वर्ष। तो ये सब अपने आप कट जाएगा, और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो अनुपात हमारा आ गया 1:2। यही हमारा राइट आंसर हो गया, 1:2। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है किसी निश्चित धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह राशि 338 हो जाती है। राशि ज्ञात करें। 338 हो जाती है मतलब यह मिश्र धन दे रहा है, मूलधन, धन, ब्याज सभी। तो हमने आपको ट्रिक बताया हुआ था, A² A और 1 यह 2 वर्ष के लिए होता है, जहाँ पर A बराबर हमको कहाँ से प्राप्त होता है, जो R यानी कि जो दर दिया होता है। दर कितना दिया हुआ है, 4%। इसको हम भिन्न में बदलेंगे तो 4/100 हो जाएगा, 25 बार में कट जाएगा, मतलब 1/25। और जो 1 के बटे में आता है यही हमारा A की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ पर A बराबर आ गया 25। अब हम यहाँ पर उसका मान रख देंगे, तो 25 का 25 में जब गुणा, 25 का वर्ग कितना होता है 625, और यहाँ पे होगा 25, 25 और 1। ये सभी आपका यूनिट में आ रहा है, इसको आप याद रखिएगा, यूनिट में है ये सब आपका यूनिट में है। अब यहाँ कह रहा है टोटल मिश्र धन कितना है, 338 है। यहाँ टोटल कितना आ रहा है, सभी को ऐड कर लेंगे, 625, 50, 75 और 1 76, 676 यूनिट बराबर कितना है 338। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 338/676। ये काट देंगे, 1/2 आ गया। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 1/2। हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या है, तो यह वाली जो राशि होती है ऊपर वाली, यह होती है मूलधन, यानी P होती है। कितना है 625 यूनिट, 625 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 1/2। तो 1/2 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि 312.5। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 15वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी। समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है और इस समांतर चतुर्भुज का आधार कह रहा है इसकी ऊंचाई का 2 गुना है। तो ऊंचाई अगर हम x मानते हैं तो ये आधार कितना हो गया 2x हो गया। अब इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे आधार कितना है 2x और गुणे ऊंचाई कितना है x, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 392।
2 से इसको काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 9 18, 2 छक 12, 196। यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 196। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 14 का अगर हम वर्क करते हैं कितना आता है 196। तो एक्स बराबर 14, यानी कि हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई 14 मीटर होगी। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3750 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर बराबर कह रहा है कितना 3750। तो इसको काट देंगे, 6 छंग 36 और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, मतलब a स्क्वायर बराबर आ गया 625। तो a बराबर कितना हो गया 25, 25 का वर्ग कितना होता है 625। अब हमसे पूछ रहा है तो इसका आयतन यानी कि घन का आयतन बराबर क्या होता है a क्यूब। a क्यूब होता है घन का आयतन और 25 का जब आप क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 15625। ये हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का माध्य 72.5 है। तो 40 छात्रों द्वारा कितना प्राप्त किया, 72.5 प्राप्त किया गया। अब कह रहा है बाद में यह पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 की जगह 48 लिखे गए। 84 की जगह कितना लिख दिया गया, 48 लिख दिया गया। तो कम लिख दिया गया, कम लिख दिया गया मतलब औसत में वृद्धि होगी, औसत में वृद्धि होगी। कितना कम लिखा गया, 84 की जगह 48 कम लिख दिया गया। तो सही माध्य क्या होगा, तो माध्य हमारा क्या होगा, सबसे पहले तो इसको निकाल लेते हैं कि कितना कम लिखा गया है। तो यहाँ 14 में से 8 गया, 8 6 14 और यहाँ पर 3, मतलब कि 7 में से 4 गया, 4 3 7, 36 हो गया। तो 36 या अंक इसमें और जोड़ा जाता, तो 36 को भी हम निकाल लेते हैं, 40 से हम भाग दे देंगे। 36 में हम 40 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो यह भी हमारा माध्य जो कमी था वो ऐड प्राप्त हो जाएगा, उसी को हम 72.5 में ऐड कर देंगे। तो यहाँ से देखिए 4 9 36 और 10 है मतलब 0.9। आंसर कितने यहाँ पे कितना आ गया 0.9। इतना हमें माध्य में और ऐड करना है। तो 72.5 और 0.9 इसको ऐड कर देंगे, 9 5 14, 4 आ गया और यहाँ पे आपका आ गया 73.4। यही हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित पाई चार्ट 2015 में कंपनी XYZ के विभिन्न व्यय को दर्शाता है। पाई चार्ट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ कह रहा है आर और डी का व्यय कितना है 40%, सैलरी 20%, लोन इंटरेस्ट 5%, टैक्स है 5% और इंफ्रास्ट्रक्चर है 30%। ये व्यय को दर्शा रहा है। प्रश्न पूछ रहा है यदि कंपनी XYZ ने विभिन्न विभागों पर कुल 100 लाख करोड़ खर्च किए हैं, कुल रुपए 100 लाख करोड़ खर्च किए हैं, तो R&D में कितना खर्च होगा। तो टोटल 100 लाख खर्च कर रहा है। टोटल की तुलना हम किससे करेंगे, चूंकि प्रतिशत में है तो 100 से करेंगे। अगर अंश में होता तो हम 360 से करते। तो 100 की तुलना 100 से निकालना है R&D का। तो R&D का आप देखिए ध्यान से, यहाँ कितना दे रहा है 40%। ये इनको निकालना है, कट जाएगा, यहाँ पर आपका आ गया 40। आंसर कितना आ गया 40 लाख करोड़। यहाँ पूछ रहा है लाख करोड़ में, तो 40 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न तालिका में 3 वर्षों का CO2 का उत्सर्जन मिलियन मीट्रिक टन में दिया गया है। तो 3 वर्ष, यहाँ तालिका देखिए आप ध्यान से, 3 वर्ष का यहाँ पर आपको तालिका बनाई गई है। प्रश्न पूछ रहा है 2016 से 2017 के बीच कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2016 से 17 के बीच, 2016 में कितना है 110 है और 2017 में कितना है 150 है। तो कितना वृद्धि हुआ 40 की वृद्धि हुई। किससे 110 से 40 की वृद्धि हुई। प्रतिशत निकालना है, 100 से गुणा, 1 शून्य कट गया, यहाँ आ गया आपका 400/11। तो 11 तियाँ 33, 7 बचा, 11 छक 66 और फिर आपका 4 बचा, 11 तियाँ 33, 11 छक 66, मतलब कि 36.36। यही हमारा आंसर हो गया 36.36%। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। 20वां प्रश्न देखते हैं। यहां पर एक ग्राफ दिया गया है। प्रश्न पूछ रहा है किस वर्ष में दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कम है।
ग्राफ में जो वाइट वाला ग्राफ दिया गया है वो स्टोर ए का है, ब्लैक वाला स्टोर बी का है और जो लाइन वाला है वो स्टोर सी का है। हमको केवल यहाँ पर देख के ही बताना है कि दुकान सी की बिक्री अन्य 2 वर्षों की तुलना में कब कम थी। तो आपको दिख रहा होगा ईयर 3 में सबसे कम है सी की बिक्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ए आंसर राइट हो जाएगा। सिर्फ आपको देख कर ही बताना है, कुछ सॉल्व यहाँ पे नहीं करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको 20 प्रश्नों को समझाने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर प्रश्नों को समझाना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप प्रश्नों को समझ ले रहे हैं और खुद से इसको सॉल्व कर रहे हैं 1 बार 2 बार 3 बार, तो फिर निश्चित रूप से आपको कम से कम समय में ही 20 प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।